और आइए अब लेते हैं कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। 6 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान संघ यानी आरएसएस की तुलना मिस्र के आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। राहुल ने आरोप लगाया था कि संघ ने भारत की सभी बड़ी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और वो एक फासिस्ट संगठन है। राहुल के इस बयान का उस वक्त देश में कड़ा विरोध हुआ था। बीजेपी के साथ ही संघ समर्थक लोगों ने भी राहुल गांधी की सोच पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज करीब 7 दिन बाद संघ ने राहुल गांधी के बयान पर बहुत सधे हुए शब्दों में जवाब दिया है। पानीपत में आरएसएस की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी से बात करने की जरूरत है, उनको गंभीर बातें करनी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा कि राहुल एक पॉलिटिकल एजेंडे से चलते हैं और उनके पूर्वज भी संघ पर हमले करते रहे हैं। राहुल ने लंदन में यह भी कहा था कि भारत में लोकतंत्र दबाव में है और किसी को भी अपनी बात कहने की भी आजादी नहीं है। इस पर भी संघ ने पलटवार किया। होसबोले ने कहा कि लोकतंत्र पर उन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं जिन्होंने इमरजेंसी में पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया था। उधर राहुल के बयान पर संसद के दोनों सदनों में आज भी खूब हंगामा हुआ। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने राहुल गांधी से उनके बयानों को लेकर माफी मांगने की भी मांग की, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया। सवाल यह है कि क्या संघ के नाम पर बयानबाजी करके राहुल गांधी 2024 का एजेंडा सेट करने में लगे हैं? क्या भारत में लोकतंत्र की बदतर हालत की बात राहुल ने जो कही है उससे क्या देश का अपमान हुआ है? क्या राहुल को लंदन में दिए गए अपने बयानों पर माफी मांगने की जरूरत है? हालांकि कांग्रेस कह चुकी है वो माफी नहीं मांगेंगे। करेंगे इसी पर बड़ी बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक का अपडेट। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है। Everybody knows, and it's been in the news a lot, that Indian democracy is under pressure, is under attack. Right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat and controlled in one way or the other. इमरजेंसी जो लागू हुई थी उस समय मैं जेल में था, मुझे जेल में भेजा था कांग्रेस ने। मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को इसे किया, जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को इस प्रकार किया, हिंदुस्तान को जेल बनाया था, उन्होंने आज तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। उनको लोकतंत्र के बारे में कहने के नैतिक अधिकार है क्या? मानसिकता राष्ट्र विरोधी है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसी मानसिकता के हैं। आप महंगाई पे क्यों नहीं पहुंचते हो? गैस के प्राइसेस रोज क्यों बढ़ाते हो? तो राहुल बाबू ने जो पदयात्रा में थोड़ा सम्मान जो उनकी पार्टी को लग रहा था कमाया था, उन्होंने धो के खा पी के पोंछ के साइड में फेंक दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ फेस ऑफ होगा। 2 खास मेहमान, बेहद खास मेहमान, बहुत अच्छा बोलते हैं, दर्शकों को अपने बांधे रखते हैं। ऐसे ही बीजेपी के सांसद और आरएसएस से जुड़े हुए राकेश सिन्हा जी मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। आरएसएस का पक्ष रखेंगे, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। संसद में भी वो हैं, संसद में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। सरकार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, कल की पीठाधीश्वर हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के मुखर नेताओं में जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं।
राकेश सिन्हा जी, पहला बयान, लंदन 6 मार्च, आरएसएस कट्टर फासिस्ट संगठन, देश के संस्थानों पर इसका कब्जा है। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, यही तो कांग्रेस का नैरेटिव है कि आरएसएस इस फासिस्ट संगठन है और मुस्लिम ब्रदरहुड से इसकी तुलना उन्होंने की है। गलत क्या किया? वो अपनी ही छवि, अपने ही पूर्वजों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और दत्तात्रेय होसले जी, 2 बयान आप देख लीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वेसर्वा हैं और दत्तात्रेय होसले जी संघ के सर कार्यवाह हैं, जो सबसे हाईएस्ट इलेक्टेड पोस्ट संघ में होता है। संघ भी चाहता तो आज दत्तात्रेय होसले जी राहुल गांधी के परिवार का, उनके परिवार की भूमिका का एक अभद्र शब्द में प्रयोग कर सकते थे। विदेश के किसी संस्था से, गद्दाफी की पार्टी से तुलना कर सकते थे, लीबिया की गद्दाफी की पार्टी से। लेकिन दत्तात्रेय होसले जी ने क्या सलाह दी, वही सलाह शायद प्रमोद कृष्णन जी के मन में, हजारों कांग्रेस के लोगों के मन में रहा होगा कि राहुल गांधी को और जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। राहुल गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, एक ऐसी पार्टी के प्रतिनिधि है जिस पार्टी ने देश पर लंबे समय तक शासन किया है, जिस पार्टी का वर्तमान का इतिहास विरासत में जो कांग्रेस एक साम्राज्यवाद विरोधी मंच थी उससे भी जुड़ा हुआ है। ऐसे लीडर का वक्तव्य को हम व्यक्ति का वक्तव्य नहीं लेते हैं। वह जब विदेश की धरती पर भारत के यथार्थ से प्रतिकूल कोई बात करता है, जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड, वो एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको लीबिया ने, इजिप्ट ने, कई देशों ने प्रतिबंधित कर दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेकर आज तक अपनी भूमिका स्पष्टता के साथ अहिंसक तरीके से संविधान के दायरे में करता रहा है। विरोध प्रतिरोध चलता रहा है देश में, लेकिन संघ के बारे में किसने? संपूर्णानंद जी, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे, जो नेहरू जी के मित्र थे और प्रमोद कृष्णन जी को जानते होंगे, उनके प्रति श्रद्धा रही होगी। मदन मोहन मालवीय, उनके पुत्र कुंदन मालवीय, स्वयं राधा कृष्णन संघ के रेवा में सभा में संबोधित किया, जिस पर नेहरू जी ने प्रतिरोध जारी किया। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जाकिर हुसैन संघ के शिक्षण संस्थान में स्वयं गए, डॉक्टर राजेंद्र बाबू गए। तो मैं इन प्रमाण पत्रों के आधार पर संघ को के औचित्य को नहीं दिखा रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि देश के भीतर सामाजिकता होती है, सांस्कृतिक होती है, हमारा विवाद भी होता है, प्रतिरोध भी होता है। विदेश की धरती पर जाकर देश की राजनीति को कट्टर शब्दों में, अभद्र शब्दों में, संविधानेतर शब्दों में प्रयोग करना, ये देश, इट इज अ वॉर अगेंस्ट द इंडियन पीपुल। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के लोगों के प्रति युद्ध की शुरुआत की है। ये कोई सामान्य नहीं है, बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ा राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता है कि आप विदेश की ताकत। मैं एक और नाम लेता हूं, आप सुन लीजिए उसका। जब राहुल गांधी 1922 के मई में जर्मी कार्बन से मिलने गए, कौन है जर्मी कार्बन? लेबर पार्टी का वह एमपी है जो लेबर पार्टी का एमपी कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए अभियान चलाता है। जो लेबर पार्टी का व्यक्ति भारत के खिलाफ दुनिया के ताकतों को एकत्रित करता है। राहुल गांधी उससे क्या करने गए थे? क्या उसे समझाने गए थे कि आप कश्मीर पर गलत कर रहे हैं? राहुल गांधी उन सभी ताकतों से मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं संघ के स्वयंसेवक के रूप में उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो लोग चाणक्य को उद्धृत करते हुए राहुल गांधी के बारे में बोलते। लेकिन मैं संघ की मर्यादा के कारण नहीं बोल रहा हूं। राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कांग्रेस के किसी नेतृत्व से अपेक्षित नहीं थे, और मैं उनको कहता हूं अपने इस देशद्रोही स्वरूप को से बाहर आए, जिम्मेदार बने और देश की राजनीति में जो भूमिका अदा करना चाहते हैं करें। एक और अंत में मैं बात करना चाहता हूं, किसी व्यक्ति का एक बयान था कि उन्होंने पदयात्रा में कुछ इज्जत पाई थी, उसको लुटा दिया। एक कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, फिर चूहिया का चूहिया। एक चूहिया को एक ऋषि ने बड़ा बनाते बनाते एक पर्वत बना दिया था, लेकिन वह पर्वत, वह चूहिया फिर अपनी स्थिति में आ गई। राहुल गांधी वही हैं। आप जितना इनको बड़ा बना दें, वो रबर हैं जिनको फैला दीजिए, फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। यही राहुल गांधी का इतिहास है, यही राहुल गांधी का वर्तमान है, यही राहुल गांधी का भविष्य है। आचार्य जी, मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आरएसएस कट्टर फासिस्ट संगठन है और अगर मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना कर दी तो क्या गलत किया? यही तो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के सालों से कहती आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आरएसएस कहां गई 70 सालों में और कांग्रेस कहां गई 70 सालों में? क्या कभी इसका विश्लेषण होता है आचार्य जी? देखिए दीपक जी, राकेश सिन्हा जी बड़े सम्मानित हैं और बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, भारत की संसद के सदस्य हैं। उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पक्ष रखा है और जिन उदाहरणों के साथ रखा है, जिन तथ्यों के साथ रखा है, लेकिन उन्होंने जो सबूत पेश किए, उन्होंने सबूत पेश किए
कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या समझा संघ के बारे में, गोविंद वल्लभ पंत जी ने क्या समझा, पंडित नेहरू ने क्या समझा, बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है। अगर राकेश सिन्हा जी ये ना भी कहते कि फला लोगों ने संघ के विषय में क्या क्या कहा है, तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, आरएसएस जो है, वो छोटा थोड़ी हो जाएगा, एक बहुत बड़ा संगठन है। और आरएसएस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी को कई बार सत्ता दिलाने के में निभाई है, और मोदी जी के पहली बार जीतने में, दोबारा जीतने में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने में, और उससे पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के को प्रधानमंत्री बनाने में, देश की सरकार बनाने में, कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच में बदनाम करने में संघ की बड़ी भूमिका है। इसमें इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन मैं दो बातें करना चाहता हूं दीपक जी। एक तो ये कि राहुल गांधी जी ने मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना करके ये कह दिया हो कि आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ऐसा कहेंगे, या राहुल गांधी जी आरएसएस को कोई आतंकवादी संगठन मानते हैं, या राहुल गांधी आरएसएस को कोई उग्रवादी संगठन मानते हैं। उनका कहने का जो उन्होंने कहा आचार्य जी कि आरएसएस जो है इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है, ये उन्होंने कहा है, उनका बयान है। आप चाहे मैं सुनवा सकता हूं, मैंने कई बार सुनवाया है। नहीं, मैंने उनका बयान बिल्कुल सुना है, लेकिन है क्या दीपक जी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तुलसीदास जी ने कहा है। राहुल गांधी जी के इस बयान में अगर संघ को प्रॉब्लम नजर आती है, लेकिन मेरे सवाल हैं राकेश सिन्हा जी से कि जब राहुल गांधी जी अगर संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर रहे हैं, मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी का आशय ये रहा होगा कि किसी भी तरह का जो फैनेटिज्म है, कट्टरता है, वो देश के लिए खतरनाक होती है। मगर उनके बयान को इस तरह लिया जा रहा है जैसे उन्होंने ये कह दिया हो कि आरएसएस एक उग्रवादी या कट्टरपंथी संगठन है। तो इन दोनों बातों में फर्क है। मैं इस एक बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा अभी, फिर मैं मेरे सवालों का जवाब दें राकेश जी कि राहुल गांधी जी के आज के बयान पर आरएसएस और राकेश सिन्हा जी को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी की कौन सी बात इनको अच्छी लगी है वो मुझे जरा बता दें। राहुल गांधी जी मानसरोवर यात्रा गए तो आपने उनकी आलोचना की, राहुल गांधी जी केदारनाथ की यात्रा की तो आलोचना की, राहुल गांधी जी अगर वैष्णो देवी मंदिर गए तब आपने उनको बुरा कहा, राहुल गांधी जी अगर काशी विश्वनाथ गए तो आपने बुरा कहा, राहुल गांधी जी हरिद्वार में अगर गंगा आचमन करते हैं तब आपको बुरा लगता। और हद तो तब हो गई दीपक जी जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल चले, पदयात्रा की, तब भी उस पदयात्रा की आलोचना की गई, उस पदयात्रा को डैमेज किया गया, उस पदयात्रा को बुरा बता करके प्रस्तुत किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, राहुल गांधी जी का ये वक्तव्य कि आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे हैं, ये आपको बुरा लग रहा है, आपको ठेस लगी, मैं आगे अपनी बात को रखूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी के कौन से वक्तव्य को आप अच्छा मानते हैं, या उनके पिछले 15-20 साल का जो राजनीतिक जीवन है आपने उनकी कभी प्रशंसा नहीं की, आपने उनके किसी निर्णय की, किसी बयान की, किसी फैसले की कभी प्रशंसा नहीं की। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम राहुल गांधी के बयान से नहीं है, प्रॉब्लम राहुल गांधी से है। ठीक है, प्रॉब्लम राहुल गांधी से राकेश जी। और राहुल गांधी अगर कहते हैं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा में मूलतः कायरता है, तो गलत क्या है? यही बात तो कांग्रेस कई जमाने से कहती आ रही है। देखिए, संघ का विरोध करना ना कोई नाजायज है, ना असंवैधानिक है, ना गैर राजनीतिक है। संघ की आलोचना होती रही है, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होगी। लोकतंत्र में किसी भी संगठन की आलोचना समालोचना अपनी अपनी दृष्टि से हो सकती है। संघ को इस बात से आपत्ति नहीं है। आलोचना तो इंदिरा गांधी ने भी की और इमरजेंसी भी लगाया। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर जब यह संदेश देते हैं, वो एक बड़े पार्टी के नेता हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस एक जैसा है। आप क्या बताना चाहते हैं कि इस देश में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत के गृह मंत्री हैं, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, सभी संघ के स्वयंसेवक हैं। क्या वे मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप पूरी दुनिया में भारत की छवि को ही खराब नहीं कर रहे हैं। लाखों स्वयंसेवक जो विदेश जाते हैं, कल संघ का स्वयंसेवक विदेश जाता है, विदेश में चिकित्सक है, विदेश में टूरिस्ट के रूप में जाता है। दूसरी बात, भारत के हिंदुत्व
का प्रतिनिधित्व संघ किसी न किसी रूप में करता है। आप पूरे हिंदुत्व को किस दायरे में रखना चाहते हैं? वास्तव में राहुल गांधी की समस्या आरएसएस नहीं है। राहुल गांधी, भारत उनको नापसंद है। सत्ता के बिना भारत उनको नापसंद है। भारत तभी पसंद इस परिवार को आता है जब वो सत्ता में रहता है। प्रमोद कृष्णन जी क्या बात कर रहे हैं? कहते उनका आशय रहा होगा। यह दिखाता है जो मैंने आरंभ में कहा, हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता इस राहुल गांधी के बयान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज प्रमोद कृष्णन जी ने संघ के बारे में कहते हुए कहा कि राहुल गांधी जी का आशय ये रहा होगा। ये राहुल गांधी स्वयं तो बताएं, ये आशय है क्या कि मैं किसी की तुलना, मैं राहुल गांधी की तुलना मुसोलिनी से कर दूं, कहूं मुसोलिनी है, और मैं कहूं मेरा आशय ये रहा है? इतिहास की कुछ संगठन और कुछ ऐसे कुपात्र होते हैं, कुछ ऐसे कुछ संगठन होते हैं जिसके समानांतर किसी को नहीं रखा जा सकता है, जिससे तुलना नहीं किया जा सकता। इससे दत्तात्रेय होसले जी ने कहा कि आप थोड़ी सी जिम्मेदार बनिए। इस अपरिपक्वता के कारण पार्टी को तो डैमेज हो रहा है, कांग्रेस पार्टी तो क्षति सह रही है, कांग्रेस के लोग द्वंद्व में जा रहे हैं, देश को क्षति पहुंचा रही है। इसलिए मैंने कहा राहुल गांधी देश के खिलाफ वार वेज कर रहे हैं। बताइए, वो एक विदेशी प्रतिनिधि से कहते हैं कि रेडिकल संगठन से भी ज्यादा खतरनाक लश्कर तोयबा से ज्यादा खतरनाक आरएसएस है। वे विदेशी प्रतिनिधि से, एक लेबर पार्टी के एमपी से मिलकर जो कश्मीर को अलग करने की बात करता है, उससे गुफ्तगू करते हैं 2022 में। आज ऑक्सफोर्ड में राहुल गांधी गए, तो मैं एक सवाल दीपक जी आपके पास छोड़ना चाहता हूं। यदि ऑक्सफोर्ड में जाकर रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के प्रेसिडेंट हुई थी, उन्होंने उस कैंपेन को आगे बढ़ाया था कि सिसिल रोड्स, जिसके नाम पर स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था, जो रंग भेद की नीति में विश्वास करता था, जो ब्रिटेन की सुपरमेसी को पूरी दुनिया में बनाकर रखना चाहता था, अफ्रीका में उसके स्टैच्यू को 2015 में हटा दिया गया। जब रश्मि सामंत ने इस अभियान को शुरू किया, उस पर अटैक हुआ। उसी मानसिकता से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो बड़ी बातें करता है, जो लिबर्टी इक्वलिटी की बात करता है, जो डेमोक्रेसी की बात करता है, अपने ही विश्वविद्यालय में उस स्टैच्यू को बनाए रखा हो, और रश्मि सामंत को स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट से इस्तीफा देना पड़ा। राहुल गांधी थोड़े से ईमानदार होते तो आज रश्मि सामंत की चर्चा करते, डेमोक्रेसी की बात करते, औपनिवेशिक मानसिकता के विरुद्ध बात करते, तब वो भारत का प्रतिनिधित्व करते। उन्होंने तो भारत का मटिया मेल कर दिया। 2004 में राजनीति में आए राहुल गांधी, और अब आरएसएस ये समझाइश दे रही है 20 साल बाद जब 2024 का चुनाव होगा, राहुल जी को सक्रिय राजनीति में 2 दशक हो जाएंगे कि उन्हें और जिम्मेदार बनना चाहिए। इसको आप कैसे लेते हैं विपक्ष कांग्रेस के नेता के तौर पर? और ये भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि देश के खिलाफ युद्ध, ये जो परसेप्शन आरएसएस बीजेपी का जो तंत्र है, आप जानते हैं कितना मजबूत है, ये चिपक जाता है राहुल गांधी पर, लेकिन आप उन पर जो परसेप्शन चिपकाने की कोशिश करते हैं वो चिपक नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है प्रमोद जी, ये भी बताइए। देखिए दीपक जी, अभी 3-4 बातें राकेश जी ने कही। पहली बात, राकेश जी ने कहा कि भाई संघ ने कहा है कि वो कुछ और जिम्मेदार हो जाएं, तो क्या राहुल गांधी जी गैर जिम्मेदार हैं? क्या राहुल गांधी जी जब कोरोना आया तो उन्होंने पहले कहा कि भाई कोविड के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं है, तब राहुल गांधी की आलोचना हुई, तो क्या गलत कहा? तो क्या राहुल गांधी की ये गैर जिम्मेदाराना हरकत थी? जब राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये अडानी का जो मसला है ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इस पे जेपीसी की मांग कर रही, अडानी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी का गठन कर दिया। तो क्या ये राहुल गांधी जी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है? राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर खुद प्रधानमंत्री जी से गले मिले, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, पद यात्रा की, तो ये सब उनके गैर जिम्मेदाराना बयान और उनका जो उनके द्वारा किया गया काम है। अब राहुल गांधी जी कौन सा ऐसा काम करें जिससे वो जिम्मेदार आपको नजर आए? अगर राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश के बेरोजगारों को रोजगार दो, तो क्या वो गैर जिम्मेदार हैं? अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भाई 2014 से पहले आप जो महंगाई की चर्चा करते थे, आज महंगाई की चर्चा नहीं करते हो, तो क्या उन्हें गैर जिम्मेदार कहा जा सकता है? अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भाई देश के अंदर एक नफरत का माहौल बन रहा है, जिसमें इस देश के अंदर जो लोग रहते हैं, धर्म और समाज के जो ताने बाने हैं, हमारे धार्मिक ताना बाना, सामाजिक ताना बाना, वो
टूट रहा है, जिसको जोड़ने के लिए, जिसको मजबूत करने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन पूरी बीजेपी और कहाँ संघ ने उनको अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ संत महात्माओं ने उनको अप्रिशिएट किया कि भाई नहीं, राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर संघ ने अप्रिशिएट नहीं किया और बीजेपी तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राकेश सिन्हा जी, थोड़ा सा आप भी खुला दिल रखिएगा, बड़ा दिल रखिएगा। विपक्ष अगर कुछ कोई कहता है तो उसको आप ये मत सोचो कि वो आपका दुश्मन है। आप आलोचना के लिए आप कह तो रहे हैं कि आलोचना लोकतंत्र का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, मगर आलोचना इस देश में सबकी हुई है, सबने स्वीकार किया। पंडित नेहरू की आलोचना हुई, स्वीकार, आज भी समीक्षा होती है। महात्मा गांधी की आलोचना होती है, जिनको हम राष्ट्रपिता बापू कहते हैं, आज भी उनकी आलोचना करते हैं कुछ लोग। और तो और जब महात्मा गांधी थे तब भी उनकी आलोचना होती थी, स्वीकार की गई। लाल बहादुर शास्त्री की आलोचना होती है, उनके फैसलों की आलोचना होती है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सबकी आलोचना होती है। क्या क्या नहीं कहा गया इंदिरा गांधी जी के लिए, लेकिन स्वीकार किया गया। अब आप, अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो आप कहते हैं कि स्वागत है, लेकिन उसको पचा नहीं पाते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर थोड़ी भी ईमानदारी होती तो क्या राहुल गांधी बेईमान है? ये सवाल खड़ा होगा। क्या आपको लगता है राहुल गांधी बेईमान है? मुझे लगता है राहुल गांधी एक सच्चे देशभक्त इंसान है और एकदम ईमानदार इंसान है। वो किसी भी तरह के इधर उधर की बातों में यकीन नहीं करते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि भाई ये देश की बहुत सी संपत्तियां एक उद्योगपति को दी जा रही हैं, तो क्या गलत है साहब? उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि साहब राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। मुझे राहुल गांधी का एक ऐसा बयान बताइए जिसमें आपको लगता हो, जो तथ्य लगते हों। 10 सेकंड और दीजिएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी जी के मन मस्तिष्क में, उनके मानसिक पटल पर आरएसएस के बारे में जो बातें हैं, तो एक दिन तो सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन किया था। सरदार पटेल वाज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बैन किया, लेकिन उन्हीं सरदार पटेल ने परिस्थितियां बदली तो वो बैन हटाया। तो सवाल होता है कि एक व्यक्ति किसी विषय को अगर किसी तरह से लेता है, और वही व्यक्ति हो सकता है धीरे धीरे उनके मन में कुछ और परिवर्तन आ जाए। हो सकता है वो जो उन्होंने कहा है कि राहुल, जो आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है, तो वो खुद ही एक दिन कहें कि नहीं, मेरा आशय ये नहीं था। मैं जहां तक समझता हूं राहुल जी को, मैं ऐसा मानता हूं कि आरएसएस को वो आतंकवादी संगठन बिल्कुल नहीं मानते हैं, किसी कीमत पे नहीं मानते हैं। और मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस को सवाल ये भी है ना आचार्य जी, सवाल ये भी है ना, जो वो मानते नहीं उसको क्यों बोल रहे हैं? फिर अगर वो उसको मानते नहीं मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह, तो क्यों बोल रहे हैं? और समझदार बने और जिम्मेदारी से बात करें, ये कहा है आरएसएस ने ये भी कहा है हाथी अपने रास्ते पर चलता रहता है। आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि संदर्भ के पीछे क्या संदर्भ निकाला जा सकता है। आचार्य जी मेरे साथ हैं। आचार्य जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रजातंत्र पे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा था। सुनिए उनका यह बयान, फिर राकेश जी से सीधा सवाल होगा। Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we are navigating that space. What's happening? The institutional framework, which is required for a democracy, parliament, press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. तो बीजेपी और आरएसएस बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रजातंत्र के प्रहार कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी ये कहते हैं, तो ये बात तो सच है ना कि आज आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों का लगभग हर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कंट्रोल है। तो अगर राहुल गांधी ये छवि देने की कोशिश करते हैं तो क्या गलत करते हैं? देखिए, जब ये बात राहुल गांधी बोल रहे थे तब हिंदुस्तान के 3 राज्य में, जो राज्य सीमा पर स्थित है, जिसमें त्रिपुरा में लगभग 28 लाख वोटर, मेघालय में 21 लाख वोटर और नागालैंड में 13 लाख वोटर अपना मतदान कर रहे थे। और वह मतदान उस भारत के पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों में स्वतंत्रतापूर्वक, जिस प्रकार से लगभग 62 लाख 63 लाख मतदाताओं ने मतदान किया और अपनी सरकारें बनाई, ये दुनिया के लोकतंत्र को एक आईना दिखाने जैसा है। तो मुझे लगता है कि यदि राहुल गांधी
विदेश गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस नैरेटिव को पहली बार स्थापित किया है, ये नैरेटिव तो चलता था, हम सुनते थे, लेकिन राज्य के स्तर पर स्थापित किया है कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आप बीबीसी के साइट पर जाइए, यूरोपियन काउंसिल के साइट पर जाइए, वो अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाइए, वो कहते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ग्रीस का और एथेंस का है। और हमारा लिच्छवी का गणतंत्र कहीं भी दुनिया में चर्चा में नहीं है। राहुल गांधी यदि वहां ये भाषण देते कि हमारा डेमोक्रेसी सबसे पुराना है, एथेंस से भी पुराना है, आप उसका अध्ययन कीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अध्ययन करने की बात करते, शायद राहुल गांधी की छवि चमकती। उन्होंने उल्टा क्या किया, भारत में जनादेश के द्वारा जो सरकार बनी है और जो संस्थाएं चल रही हैं, राहुल गांधी को आपत्ति क्या है, सो मैं बताता हूं दीपक जी। 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस अनाज के साथ पहुंचे हैं। उनको कहा ये कोई मर्सी नहीं है राज्य का, ये कोई वोट के लिए नहीं है, ये आपको तब तक मिलेगा जब तक आप उस स्थिति में ना आ जाएं, राज्य के धन में, राज्य के कार्य में शेयर होल्डर नहीं बन जाए। आप आगे जाइए, किसानों की बात करने वाले, किसान तक वो पैसा पहुंच रहा। बाकी बातें मैं नहीं करके एक बात इसे जोड़ना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। जिस गणतंत्र में तंत्र हावी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ श्रेय जाता है। किसको? ये लक्ष्मी कुट्टी, खाली पैर चलने वाली केरल को महिला जिसने 500 मेडिसिनल प्लांट को रेयर प्लांट को इकट्ठा किया, बचाया। राधे देवी जो मणिपुर की थी और जो ट्रिनिटी सायो जो मेघालय की थी, ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति भवन में खाली पैर चलकर पद्म अवार्ड लेने वाले लोग आने लगे। तो ये महलों में रहने वाले और कई पीढ़ियों से भारत के जनतंत्र के नाम पर वंशतंत्र के द्वारा कब्जा करने वाले लोगों को तो दर्द होगा ही। जब जनता, जो दिनकर जी ने लिखा था ना, गर्म होती जाती सभी चारों दिशाओं की सांसें, मिट्टी फिर आग उगलने वाली है। ये मिट्टी आग उगल रही है। जो वंशवाद के द्वारा आपने इस देश के जनतंत्र पर कब्जा कर रखा था, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही अर्थों में गणतंत्र बनाया। जो लक्ष्मी कुट्टी, राधे देवी, ट्रिनिटी सायो जैसे लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राहुल गांधी का दर्द यह है, जब जनतंत्र का विस्तार होगा, और जब विस्तार होगा तो स्वाभाविक रूप से अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को राजनीति में आगे चाहे जिस पार्टी में जैसे भी जो भी हो, उनको तो परेशानी होगी ही। जब जनता का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक, जैसे मैं एक अपना उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। सांसद खेल महोत्सव की उन्होंने बात कही। क्या कहा? सांसदों का काम सिर्फ चुनाव जीतना और संसद में खाली बैठना नहीं होता है। आप जाइए, स्थानीय स्तर के में खेल कराइए। मैं दीपक जी बताता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तो मुझे भी लगा कि इससे शायद कोई लाभ होगा, लेकिन जब मैं जमीन पर उतरा, 15 दिन का मैं खेल का काम किया, मैं लोगों से जुड़ा ही नहीं। 3000 खिलाड़ी आए एक छोटे से जिले बेगूसराय में। तब मुझे अनुभव हुआ कि दृष्टि जब राजनीतिक नेतृत्व में होता है तो जनता में ताकत आती है, प्रतिनिधियों में दृष्टि आती है। तो राहुल गांधी, एक बात से समाप्त कर दूं कि अशोक के पुत्र महेंद्रा और उनकी पुत्री संघमित्रा विदेश गए थे भारत की संस्कृति का प्रचार करने के लिए, भारत के लोकतंत्र का प्रचार करने के लिए। राहुल गांधी ठीक उसके प्रतिकूल कर रहे हैं। सोनिया जी के पुत्र विदेश जाकर भारत की बदनामी कर रहे हैं, भारत को दुनिया की नजरों में गिराना चाह रहे हैं। प्रमोद जी ने कहा राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की जितनी आलोचना करें, कौन रोका? उन्होंने संसद में भाषण दिया, किसने रोका? क्या देश में यात्रा क्या, किसी रोका? क्या राजनीति में विरोध प्रतिरोध होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है। विदेश की भूमि पर जाकर अपने जनतंत्र का अवमूल्यन करना, अपने देश की संप्रभुता का अवमूल्यन करना, यह देशद्रोह है। ठीक है, यह देशद्रोह है। बिल्कुल कड़ी बात कही और अपने पॉइंट के साथ कही, अपने तर्कों के साथ कही। दो बात पूछूंगा आचार्य जी आपसे। पहला, संसद में आपने अभी भी कहा राहुल जी तो गले मिले, ठीक है, आपने आप ही के मतलब कमेंट से बोल रहा हूं। अडानी पर वो लगातार 52 मिनट बोले और मैंने कहा उस दिन टीवी पर कि उनका अच्छा स्पीच था अडानी पर, जो उन्होंने पूरा का पूरा स्पीच दिया। संसद चल रही है, 2014 में भी चुनाव हुए, समय पर 2019 में भी हुए और समय पर 2024 में भी होंगे। तो क्या ये लोकतंत्र नहीं है? देखिए दीपक जी, पहली बात, अभी राकेश सिन्हा जी ने एक बात बड़ी गंभीर कह दी है, बड़ी सख्त कही है कि ये देशद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है। तो अगर राकेश सिन्हा जी की सरकार है, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं और माननीय राज्यसभा के सदस्य हैं, तो अगर आप ये मानते हैं राहुल गांधी जी ने राष्ट्रद्रोह किया तो भैया आप केस दर्ज करिएगा।
या तो आप ये कहिए कि नहीं वो राष्ट्रद्रोह नहीं है, मैंने वैसे ही कह दिया। ऐसे ही कभी कभी व्यक्ति भावनाओं में बह करके कुछ कह जाता है। मान लीजिएगा मैं इसी पे अटक जाऊं कि राकेश जी आप बताइएगा, अगर राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही हैं तो फिर वो खुले कैसे घूम रहे हैं? दूसरा सवाल, देश के खिलाफ बोलना, दीपक जी, और देश की सरकार के खिलाफ बोलना दोनों अलग अलग विषय हैं। राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ नहीं बोला, राहुल गांधी जी ने विदेश में भी देश के खिलाफ नहीं बोला, राहुल गांधी देश के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। अगर राहुल गांधी जी देश के खिलाफ बोलते तो मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी जी ने देश की सरकार के खिलाफ बोला। और जो व्यक्ति बाहर जाता है तो उससे राजनीतिक सवाल किए जाते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति से जब राजनीतिक सवाल किए जाते हैं, डेमोक्रेसी, भारत एक बहुत बड़ा विशाल और विराट लोकतंत्र है। यदि लोकतंत्र के ऊपर सवाल होगा तो जरूर कुछ ना कुछ कहा जाएगा। यदि उस पर खामोश रहा जाएगा तो फिर दिनकर ने यह भी लिखा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। लोकतंत्र के अंदर बोलना जरूरी है। और राहुल गांधी जी ने बाहर ये नहीं कहा कि हमारा देश खराब है, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, ऐसे कायदे हैं, ऐसे कानून हैं जिनके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, और हम बात क्यों ना करें, लोकतंत्र में हमें बोलने का अधिकार है। तो राहुल गांधी जी अगर देश की सरकार के खिलाफ बात करते हैं तो फिर क्या बुरा करते हैं? जहां तक सवाल है देश में करो बाहर मत करो, तो भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सब सम्मान करते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, देश के सारे सब लोगों के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का थोड़ी होता, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। तो देश के प्रधानमंत्री बाहर गए, उन्होंने तो ये भी कहा कि ये देश कुछ दिनों पहले मदारियों का देश माना जाता था, सपेरों का देश कहा जाता था, इस देश में पैदा होना सौभाग्य नहीं था। तो क्या ये देश 2014 से पहले नहीं था? ये देश था और ये देश रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो डिस्कोर्स है, जो संवाद है, वो करना पड़ेगा और संवाद करना चाहिए। यही शायद राकेश सिन्हा जी भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि संवादहीनता गलत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है संवाद। तो तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय हम सरकार के खिलाफ बात बोलने की बात करते हैं, अगर हम विदेश में जाएंगे और हमसे कोई, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, कोई सवाल देश की राजनीति करेगा तो क्या हम उससे कहेंगे कि नहीं हमारे देश में सब बहुत बहुत अच्छा, गुड़ी गुड़ी बहुत अच्छा हो रहा है, हम छोले भटूरों की बात करेंगे, या हम गोलगप्पों की बात करेंगे, या हम समोसे की बात करेंगे, या हम बालूशाही की बात करेंगे? अरे भाई, देश की राजनीति पे अगर सवाल होगा तो राजनीति पे सवाल किया जवाब दिया जाएगा। अब पवन खेरा, हमारे कांग्रेस के नेता, हवाई जहाज के अंदर से पुलिस उसे उठाने चली गई, ऐसा कौन सा आतंकवादी काम कर दिया था उन्होंने भाई? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा। अरे आपकी तो अभी तो राहुल जी ने अभी कहा कि भाई ये प्रेशर में है जुडिशरी, आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भी कर रहे हैं। अभी कहा राहुल जी ने, वो लंदन के भाषण नहीं दीपक जी प्रेशर में होना और सुप्रीम कोर्ट ने अपना सही फैसला जो दिया उसका सम्मान क्यों ना किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट है। तो हमें ये कहना कि प्रेशर में है, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। कितने ही उदाहरण ऐसे हैं कि जहां फैसले हो रहे हैं इस तरह के, तो फैसलों पर उंगली उठती है। तो यही तो लोकतंत्र है। अब सवाल उठता है कि साहब राहुल गांधी जो हैं वो समझदार कब होंगे? अरे भाई, राहुल गांधी समझदार हैं इसीलिए तो बोल रहे हैं, समझदार हैं इसीलिए तो बोल रहे हैं। मैं एक बात मैं आचार्य जी का ही सवाल, आचार्य जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपका सवाल पूछ लूं राकेश सिन्हा जी से। राकेश सिन्हा जी, आप सांसद हैं, अगर राहुल ने राष्ट्रद्रोह किया है, राजद्रोह किया है या देश के खिलाफ बोला है तो आप तो मुकदमा करा सकते हैं उनके खिलाफ। देखिए, दो बातें होती हैं। एक बात तकनीकी रूप से होती है कि एक बात तकनीकी रूप से होता है, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण होती है कि किस भाव से वो कह रहे थे। ये राष्ट्रद्रोह किसको कहते हैं और राष्ट्रभक्ति किसको कहते हैं? इसी देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण है। ये आज की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस का उदाहरण देखिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, यूनाइटेड नेशन गए, जब उनसे देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? और पूछा कि आप तो विपक्ष के हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल दिया। मैं उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व की प्रशंसा करता हूं कि जिन्होंने वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। अब ये बताइए, मैं तो वही कहा, राहुल गांधी ने संसद में कुछ कहा ना, हमने उनको गैर जिम्मेदार कहा, हम उनकी आलोचना करेंगे, हम बीजेपी के हैं, हम राहुल गांधी को खारिज करेंगे, बीजेपी हम पे आरोप लगाएगी। यह तो जनतंत्र में चलता ही है। लेकिन अब बेबुनियाद बातों को लेकर और देश में अपने मतभेदों को, अपने राजनीतिक मतभेदों को देश के खिलाफ उपयोग करना। देश क्या होता है प्रमोद जी? देश मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता है, देश पर्वत और जंगल नहीं होता है।
राहुल गांधी ने नहीं जाकर के, बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े जंगल हैं। देश संस्कृति होती है, देश लोगों से बनता है, देश राजनीतिक पार्टियों से बनता है। मैं बाहर जाकर मैं कम्युनिस्टों से अंतर रखता हूं, लेकिन बाहर जाकर मैं कम्युनिस्टों की वो आलोचना नहीं करूंगा जो यहां करता हूं। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेदों को देश की अस्मिता तक ले जाना, यही राष्ट्रद्रोह है, यही उनकी भावना है जो राष्ट्रभक्ति में नहीं आने देती है। इसलिए मैं बार बार चाणक्य को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आज ये कॉन्टेस्ट में करना अमर्यादित होगा। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो चाणक्य की उक्ति कोई ना कोई उद्धृत करेगा ही, और वो उद्धृत करेगा तो आप उसका खंडन नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं? बार बार क्यों हिंदुत्व के खिलाफ लड़ते हैं? बार बार क्यों देश के जनतंत्र को बदनाम करते हैं? उनको क्या लिच्छवी के बारे में नहीं मालूम है? शायद नहीं मालूम होगा। मुझे लगता है उनका स्पीच राइटर कोई कम्युनिस्ट है। यदि हमारे प्रमोद कृष्णन जी होते या उनके जैसे लोग होते तो संभवतः राहुल गांधी की ऐसी स्पीच नहीं लिखी गई होती। देखिए यूपी से कौन कौन राज्यसभा में आ गया? आचार्य जी को छोड़ दिया है, और आत्मा वामपंथी का है। क्यों आचार्य जी? कौन कौन आ गया मतलब? और आचार्य जी को छोड़ दिया? लेकिन सर, 100 सुनार की एक लोहार की होती है, आपके लिए जरूर होगा। आचार्य जी अपना जवाब दीजिए और मुझे बताइए, हिंदू और हिंदुत्व इसमें अंतर क्या है? राहुल गांधी कहते हैं हिंदू अच्छा है लेकिन हिंदुत्व बुरा है। हाँ देखिए दीपक जी, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन अभी राकेश सिन्हा जी ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि एक बात को कहने का उसका जो अर्थ है वो तकनीकी होता है, यानी कि अगर ये राहुल गांधी जी को राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं तो ये तकनीकी दृष्टिकोण से कह रहे हैं, इनकी नीयत अच्छी है। और राहुल गांधी जी अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो है कट्टर संगठन है और किसी भी तरह की कट्टरता जो है वो ठीक नहीं है देश के लिए, तो उनका भाव इन्होंने गलत लगा लिया। वहाँ तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। दूसरी बात, अभी राहुल गांधी जी के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं कि साहब उनकी देशभक्ति पर आप सवाल उठाएं तो आप दोषी नहीं हैं, उनके काम करने के तरीके पे उठाएं आप दोषी नहीं हैं, आपका भाव बड़ा अच्छा है, और उनके चलने फिरने पे, मंदिर जाने पे, हर जगह आप सवाल उठाएं आपका भाव बड़ा अच्छा है। लेकिन राहुल गांधी जी अगर आपके ऊपर कुछ बोल दें, आरएसएस के ऊपर कुछ बोल दें, बीजेपी के ऊपर कुछ बोल दें, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बोल दें, तो वो देश के खिलाफ हो गया। पर अभी देश अलग है और सरकार देश की अलग है। देश की सरकार के खिलाफ बोलना लोकतंत्र है। देश के खिलाफ कौन बोल रहा? अगर देश के खिलाफ बोलते हैं तो वो तो देशद्रोही कहलाया जाएगा। लेकिन मुझे राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट दिखाई जो उन्होंने देश के खिलाफ बोला हो। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए राकेश सिन्हा जी, सवाल इस बात का है कि पंडित नेहरू से लेकर आज तक इस देश के अंदर बहुत प्रधानमंत्री आए और बहुत गए, आगे भी आएंगे, मगर ये पहला ऐसा कार्यकाल चल रहा है कि यहां अगर हम कोई भी बात उठाते हैं, कितने उदाहरण है। अभी हमारे संबल में चंदौसी के अंदर एक पत्रकार ने एक मिनिस्टर से सवाल किया और उस पत्रकार को जेल भेज दिया गया। वो अभी मैंने वीडियो देखा। ऐसे ही बहुत से सवाल हैं, कितने पत्रकारों को आवाज उठाने का हक दिया जा रहा। लेकिन फिर भी हम और आप इस देश में हैं। आपने एक बात कही, देश को मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं इस पर विरोध भी व्यक्त करना चाहता हूं कि देश मिट्टी का टुकड़ा भी होता है। हम जब शपथ लेते हैं तो इसी मिट्टी की लेते हैं, हम जब पैदा होते हैं इसी मिट्टी से पैदा होते हैं, हम जब जलते हैं, हम मर जाते हैं, हमारा शरीर समाप्त हो जाता है तो हमको इसी अग्नि के हवाले किया जाता है और अग्नि में जल करके भस्म होकर हम राख बनते हैं, ये मिट्टी बन जाते हैं। और इसी मिट्टी की सौगंध लेके देश का सिपाही, देश का जवान बॉर्डर पर खड़ा होता है -25 डिग्री में और वो देश की रक्षा करता है। तो मिट्टी का टुकड़ा देश है, लेकिन उसकी संस्कृति भी एक राष्ट्र है। हम लोग जब सब मिलते हैं तब राष्ट्र बनता है। तो उसमें मिट्टी भी है, उसमें हम भी हैं, उसमें विचार भी हैं। हर एक तरह के फूल अगर एक बगीचे में है तभी वो बगीचा कहलाया जाएगा। अगर एक ही तरह का फूल है तो वो बगीचा अच्छा नहीं कहलाया जाएगा। तो आप अपनी बात पे कायम हैं, हम अपनी बात पे कायम हैं। हमारा संवाद होता रहना चाहिए। यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र रहेगा। एक जमाना था जब इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की गई और इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे सरदार पटेल जी ने पाबंदी लगाई। एक जमाना था और एक जमाना आया कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी आरएसएस के हेडक्वार्टर गए। एक जमाना था। तो अगर कोई कांग्रेस का नेता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुछ बातों से प्रभावित होता है, 30 सेकंड में आखिरी सराहना होनी चाहिए। लेकिन अगर वो उसकी आलोचना करता है
तो उसको देशद्रोही भी नहीं कहना चाहिए। आचार्य जी, हिंदू और हिंदुत्व पर हम एक दिन अलग चर्चा करेंगे। उस दिन मैं राकेश सिन्हा जी को भी बुलाऊंगा कि हिंदू अच्छा और हिंदुत्व बुरा कैसे हो सकता है। अभी जवाब देने का उतना वक्त बचा नहीं है। और मुझे बताइएगा कि शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, हिंदू और हिंदुत्व तो शरीर और आत्मा ही है ना ये दोनों। लेकिन राकेश जी 30 सेकंड आपके, प्रमोद जी 30 सेकंड आपके। राकेश जी मैंने आपसे शुरुआत की थी, प्रमोद जी जवाब दे रहे हैं। 30 सेकंड कंक्लूड करते हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 94 करोड़ 24.50 लाख इंडिया में वोटर्स हैं। इन्हीं मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। उनके मैंडेट से, जनादेश से बने प्रधानमंत्री जी ने इस देश में 2014 से सिर्फ एक ही काम किया है, जो सबसे प्राथमिकता काम किया है, गरीबों तक हर सुविधा को पहुंचाना, चाहे अनाज हो या स्वास्थ्य की सुविधा हो। एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है, भारत के सॉफ्ट पावर को दुनिया में रखना। भगवत गीता को उन्होंने दिया, चेरामन मॉस्क के रिप्लिका को दिया, और विदेश में जाके, मुस्लिम देश में जाके एक मंदिर भी बनवाया। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के सॉफ्ट पावर को दुनिया में फैलाना का काम किया, उस पर जिसको कहते हैं जड़ में मट्ठा डालने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या आप जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं? प्रमोद कृष्ण जी 31 सेकंड का जवाब। देखिए, पहली बात, विपक्ष को जड़ में मट्ठा डालने का जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के लिए बड़ा सम्मानजनक स्थिति, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वो सम्मानजनक शब्द जिस तरह इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा की उपाधि से सम्मानित किया और दुर्गा कह के संबोधित किया। ये विपक्ष का और ये पक्ष और ये विपक्ष होता है। क्योंकि जब राष्ट्र का मामला आए, जब हमारे भारत की अस्मिता और अस्तित्व का मामला आए, तो हम चाहे एक दूसरे के कितने, ठीक है, मैं यही रुकूंगा आचार्य जी, यही रुकूंगा। अच्छा संवाद हुआ, अच्छा संवाद हुआ, लेकिन अच्छा संवाद वही होता है जिससे विवाद निकले। लेकिन आचार्य जी विवाद निकला नहीं है, आज विवाद ठंडा हुआ है। और मुझे लगता है राकेश जी और आचार्य जी इसी तरह आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अपनी एक डिबेट ड्यू रही, हिंदू और हिंदुत्व, इस पे प्रमोद जी और राकेश जी मैं आपका वक्त आगे चल के लूंगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।